हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरा ITI क्लास। पिछले वीडियो में हम कुछ होमवर्क दिए हुए थे, ठीक है ना। उसका आज सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। जो बना लिए हैं वो मिला लें कि सही बनाए हैं या गलत, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। आज विद्युत धारा पढ़ाएंगे, प्रतिरोध थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जैसे ये सब पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक्स है ना, चालकता, ये सब। तो देखते आइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है। हम पहले इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सो ऑर्बिट में होता है और वो ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है, जो कि प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। जो आज से नहीं, 8th 9th क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो साधारण सा क्वेश्चन था, ठीक ना, लेकिन रिवाइज जरूरी है, इसलिए इग्नोर ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आवेशहीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। पहले समझ लेते हैं विद्युत अपघटन होता क्या है। बैटरी होता है, सेल होता है, सेल में विद्युत अपघटन रहता है, ठीक ना। सेल में वो विद्युत अपघटन होता है शुद्ध पानी और H2SO4 का मिश्रण होता है। हम लोग मार्केट से जब बैटरी खरीदने के लिए जाते हैं तो न्यू बैटरी जब पैकिंग उसको अगर यूज में लाते हैं तो उससे लाने से पहले जो शॉपकीपर होते हैं, बैटरी वाले दुकानदार, उसमें एसिड डाल देते हैं, ठीक ना। जो H2SO4 होता है, लीड एसिड सेल, ठीक है ना, उसमें H2SO4 डाला जाता है। वो H2SO4 एक बार अब अपने घर पे और उसके बाद डिस्टिल वाटर भी उसमें डाला जाता है और हम लोग समय समय पे 1-2 महीना पे उसमें डिस्टिल वाटर ला के डालते रहते हैं। तो दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। तो वही होता है अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें जो अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, अपघटन प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल से बैटरी में चलेंगे। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और सल्फेट 2 आयन में विभक्त होते हैं, ठीक ना। तो उसमें आयोनाइजेशन के कारण बस ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसमें आयन होता है, ठीक है ना। बाकी डिटेल से उसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आयन होता है, ठीक। हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही गमन करती है। कहीं भी कोई भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो बॉन्ड नहीं बना पाते वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसको हम इस लैंग्वेज में आयन ही बोलते हैं, ठीक ना। होता वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयन, ठीक। कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए कि रेशम और एवोनाइट की छड़ रगड़ेंगे तो इसमें एक ऋण आवेशित होता है, एक धन आवेशित होता है, लेकिन बस उसको वहीं तक छोड़ दिए। उसको याद रखना है। तो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ये जो कांच के टुकड़े से रेशम के कपड़े को अगर घर्षण देते हैं तो रेशम ऋण आवेशित होता है और कांच का टुकड़ा धन आवेशित होता है। याद कर रखना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब्स के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है। हम बताए थे कूलम्ब्स लॉ, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो 11th 12th किए होंगे साइंस से, तो फिजिक्स में पहले सेकेंड ईयर मतलब 12th का पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैट से। तो उसमें ये कूलम्ब्स लॉ रहता है। तो इसमें क्या होता है, Q1 और Q2, ठीक है, 2 आवेशित, इसके बीच की दूरी r होती है। तो क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी एक F होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और दूसरा फिर कहता है कि ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको वर्ग करेंगे और इन्वर्स कर देंगे, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस दूरी का वर्ग, है ना। तो ये होता है। तो ये देखते हैं।
तो इसमें पहला ऑप्शन है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या यहाँ पे है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती? हाँ है, यानी ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हाँ होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अब देखते हैं निर्वात की परम वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है। अब ये डिफिनीशन में तो एप्सिलॉन नॉट का तो जिक्र नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला हम निकाले थे। तो F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर था ना, ऐसे था ना, जो K था, K का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? फार्मूला में अधिक होगा तो मान कम होगा, कम होगा तो ज्यादा होगा, डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट पे। तो हाँ निर्भर करता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। विद्युतीय बल रेखाएं, जब हम विद्युत ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे तो उसी में विद्युत बल रेखाएं बताए थे। जैसे ये प्लस और माइनस था ना, ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो क्या हो जाएगा? धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे। तो ये ऑप्शन सही है। ऋण आवेश से शुरू होकर धन आवेश पे, ये ऑप्शन गलत है। अनियंत्रित ऐसा तो है ही नहीं, नियंत्रित प्लस से माइनस की ओर है ही, इनमें से कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है जब ये है ही? तो क्या हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम टॉपिक में आते हैं विद्युत धारा। इससे पहले भी हम विद्युत धारा के बारे में अच्छे से हम बताए हुए हैं। ठीक है ना। और फिर अभी भी हम बता देते हैं विद्युत धारा क्या होता है। वही इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही विद्युत धारा करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स सेम टू सेम वही जनरेटर और एक पंप सेट का उदाहरण कई बार दे चुके हैं। तो वाटर पंप से क्या होता है? पानी फेंकने का, यानी पानी में गति यानी पानी की धारा, इधर इलेक्ट्रॉन्स की गति यानी इलेक्ट्रॉन्स की धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है ना। आवेशों की प्रवाह, आवेश कब जनरेट होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा तब। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा। कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होती है। ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। और हर परमाणु में कोई न कोई एक वायलेंस ऑर्बिट होगी, बाह्यतम कक्षा, डेफिनेटली। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर सेकेंड ऑर्बिट नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट बाह्यतम कक्षा होगी। अगर सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड नहीं तो सेकेंड ऑर्बिट बाह्यतम कक्षा होगी। तो यानी कोई ना कोई बाह्यतम कक्षा होगी, और बाह्यतम कक्षा में को ही वायलेंस ऑर्बिट कहते हैं, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाती है, और जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होती है। और तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक ही होती है, एक या दो होगी, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है ना। तो वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम से दूसरे एटम में जाती है तो आवेश जनरेट करती है। तो यानी फाइनली किसका प्रवाह हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का, तभी तो आवेश क्रिएट हुआ ना। तो आवेश का प्रवाह कहे या इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह? जब इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा तभी आवेश क्रिएट होगा। तो आवेश की प्रवाह भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह भी कहते हैं। जब ये एक जगह से दूसरे जगह गया तो वही विद्युत धारा कहलाएगा। ठीक है ना। तो किसी धारावाही चालक पदार्थ में, धारावाही चालक इसीलिए बोल रहे हैं कि वो धारावाही चालक पदार्थ में ही इलेक्ट्रॉन्स गमन कर सकता है, या नहीं तो धारावाही चालक हो या सेमीकंडक्टर अर्धचालक हो, कुचालक में नहीं। ठीक। तो किसी धारावाही चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा
कहते हैं, ठीक। या फिर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, जिसका फार्मूला होता है Q/T। Q होता है आवेश और T होता है समय या दर, ठीक। इसका SI मात्रक यानी विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये कूलम कैसे हुआ यहाँ हम बताए हुए। आवेश होता है Q, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब, यानी उसको C से सूचित करते हैं। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसको S या SEC से सूचित करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T यानी कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब को C से और सेकेंड को S या SEC से, और जिसको हम एम्पियर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट में I = कूलम पर सेकेंड = एम्पियर, यानी एम्पियर या कूलम पर सेकेंड निरूपित कर दे या फिर एम्पियर, तो वो करंट का मात्रक होता है, ठीक है। यानी फाइनली क्या कह सकते हैं विद्युत धारा को, कि किसी एकांक आवेश को, जब ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है तो आवेश क्रिएट हो रहा है, तो वही आवेश को किसी समय के साथ ही लेके जाएगा ना, ठीक। तो किसी समय में ले जा रहे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समय के साथ लेके जा रहा है तभी तो यहाँ पे समय है। और किसको, आवेश को समय के साथ लेके जा रहा है, तो वही विद्युत धारा कहलाया, यानी I बराबर Q/T। यदि किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी धारावाही चालक से प्रवाहित हो जाए तो उसे विद्युत धारा तो वहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। यानी जब हमें 1 एम्पियर का अगर करंट धारा प्रवाह होती है हमारे शरीर से, तो उस समय इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर से प्रवाह होगा। 2 एम्पियर यानी इसका 2 गुना, 3 एम्पियर यानी इसका 3 गुना, और 1 एम्पियर ही काफ़ी होता है। 3 एम्पियर में तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी संख्या है, 10⁻18, यानी इतना 6 पे इतना शून्य दे दें, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर से प्रवाह होने लगती है 1 एम्पियर की धारा, ठीक है ना। तो उसी को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक। विद्युत धारा का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इस विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये आपको देखने को मिलेगा जैसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जैसे शादी में देखने को मिलता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है, जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से 1 बाय 1 करके लाइट ऑन होते जाता है, लेकिन उसमें गति ये महसूस होने लगता है इसलिए कि वो ट्यूबलाइट रहती है। ट्यूबलाइट में सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहीं मतलब उसमें यूज हुआ रहता है, तो उसे हीट होना होता है तभी सप्लाई देती है, तो कुछ समय उसमें टाइम टेकन लेता है, जिस वजह से उसमें थोड़ा सा दिखता है स्पीड, है ना। लेकिन स्पीड कुछ न कुछ है, ये नहीं कि यहाँ विद्युत धारा दिया और तुरंत टर्मिनल पे वोल्टेज पहुँच गया, ऐसा नहीं है। ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जिस तरह से लाइट यहाँ से जलाते, जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से मिलती है तो उसमें नहीं मालूम चलता है वेग, लेकिन जनरेटर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मालूम चल जाता है ना। इसलिए कि उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते हैं ट्यूबलाइट वगैरह में, तो वो थोड़ा 1 बाय 1 करके ऑन होते जाएगा, ठीक ना, इस वजह से दिखता है। अगर वही 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं फिलिप्स बजाज का जो भी है, तो उसमें नहीं पता चल पाएगा, वो एक ही साथ सब के सब ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसका वेग जो है सो प्रकाश के वेग के
बराबर होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर अगर इसको किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो कर सकते हैं किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, यानी 10⁻³ से भाग दे देंगे, यानी -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10⁵, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर, तो भी काफ़ी दूरी हो गया, यानी 3 पे 10⁵, यानी 1 पे 5 गो 0, यानी 3 पे 5 गो 0, इतना किलोमीटर, यानी 1, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर होता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। 3 लाख किलोमीटर यानी अपने भारत की लंबाई चौड़ाई 3000 4000 किलोमीटर है ना, 3000 4000 के समथिंग में है लंबाई और चौड़ाई। तो एक बार यहाँ से तो वो तो कुछ नहीं है, 1 सेकेंड में मतलब भारत पूरे क्रॉस कर जाएगा, वो 3 लाख किलोमीटर समय, ये जो प्रकाश का वेग है। तो सोचना है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में अगर वहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है बिजली, तो 1 सेकेंड में कन्याकुमारी तक पहुँच जाएगी, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, इतना इसका स्पीड है। तो इसका वेग जो है सो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि यह सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, और वोल्टेज सदिश राशि होती है, तभी तो सदिश योग के नियम का पालन करता है, तभी तो ये जो 3 फेज का योग जो होता है सो 440 वोल्ट ही होता है। सिंगल फेज में 220 वोल्ट होती है, 2 फेज का योग 440 वोल्ट होती है, और 3 फेज का भी योग 440 ही होती है, जबकि 220 220 220 जोड़ेंगे तो 2 × 600 से अधिक हो रहा है, 600 समथिंग में आना चाहिए था उसका टोटल वोल्टेज, लेकिन 440 वोल्ट ही आता है 3 फेज का योग, ठीक है ना। जबकि हर फेज में 220 वोल्ट होती है, तो तीनों फेज मिला के 600 प्लस होना चाहिए, जबकि उसका तीनों फेज का योग जो होता है सो 440 वोल्ट ही होता है। यही वेक्टर राशि के कारण बस, वेक्टर एडिशन के कारण बस, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही। जैसे हम एक सर्किट बनाए थे, जैसे यहाँ से एक बैटरी से कनेक्शन किए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बल्ब जला रहे हैं, तो ये बल्ब तभी जलेगा जब ये सर्किट पूर्ण हो, और हम करंट जब मेजर करते तो कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक करके और मल्टीमीटर का एक प्रोब्स यहाँ और एक प्रोब्स यहाँ दे के ही तब एम्पियर मेजर करते हैं। तो रास्ते में धारा प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ऐसे करके होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, निगेटिव का प्रवाह होता है, ठीक ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके, तो अगर यहाँ पे रास्ता बंद रहेगा तो कोई यहाँ तक आ पाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स यहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे वहीं पे रह जाएगा, यानी प्रवाह होना बंद हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कब होती है, जब सर्किट बंद हो तब होती है। तो यानी जब बंद रहेगा सर्किट तभी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ये यहाँ से प्रवाह होता है जब सर्किट कंप्लीट रहे तब। अगर सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन जो होता है सो निगेटिवली चार्ज होती है, तो वो ऋण वस्तु से हमेशा धन वस्तु की ओर बहती है। यानी यहाँ से ये निगेटिव टर्मिनल से होके, बल्ब से होके, और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, और इसी में ये फिलामेंट से अगर क्रॉस करेगी तो ये लाइट एमिट करेगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह की दर। अब विद्युत धारा की प्रवाह अगर पूछा जाएगा तो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा होती है। यानी जब हम लोग पानी में तैरते हैं, स्पीड आगे भागते हैं,
तो पानी कुछ धक्का मारती है ना, तभी तो वो धारा होता है ना, धारा में परिवर्तित होती है। तो यानी विद्युत धारा जो होती है सो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के विपरीत लगती है, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जब ये कहेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह तो वो धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की ओर होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेकेंड में यदि प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या इतना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,18,385 है, जबकि 1 सेकेंड में कितना, इससे ज़्यादा कहीं धारा का प्रवाह हो रहा है। ये लाख में 5 लाख है और ये इस पे 18 गो शून्य है, ठीक ना, यानी लाखों में है, ये लाखों से भी प्लस है, तो यानी कम है, यानी एम्पियर कम होगा, ठीक है ना। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश की संख्या जितना है सो और उसको समय से डिवाइड कर देंगे और इतना हो जाएगा। तो ये इतना एम्पियर नहीं है, ठीक ना, उसमें मान दिया रहेगा और ये लगभग मिली माइक्रो में होगा, ठीक है ना। चलिए, धारा हमेशा उच्चतम से निम्नतम की ओर बहती है। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ हम बता रहे हैं कि जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है या फिर तालाब में स्थिर पानी है, ठीक है ना, वो कब बहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे तब, यानी वाटर पंप सेट के साथ उसको खींच के फेंकने का काम करे, ठीक है ना, या फिर एक्स्ट्रा पानी न डाला जाए तब तक उस लेवल से कि उस पूरे गड्ढा भरेगा तभी फिर वो बहेगी, है कि नहीं। तो कोई 2 ऑप्शन होता है। तो वही चीज़ इसमें हम बताने जा रहे हैं कि जो विद्युत धारा है वो हर हमेशा सरलतम मार्ग खोजती है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे एक बाल्टी ले लेते हैं जिसके पेंदी में एक नल लगा देते हैं और एक पानी से भरा हुआ गड्ढा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या गड्ढा वाली पानी अपने आप बहने लग जाएगी? नहीं, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न दे तब तक गड्ढा का पानी नहीं बहेगा, जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत न हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि पदार्थ कोई सा हो अपने अवस्था तब तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। यह गति का प्रथम नियम कहता है, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने 1687 में यह नियम दिया था। वैसे न्यूटन का डेट ऑफ बर्थ दे दिया 4 जनवरी 1643 से लेके और 31 मार्च 1727 तक इनका उम्र सीमा रहा, ठीक है ना। गड्ढा का पानी तभी बहेगा जब उस पर कोई दबाव डाले या हवा का प्रेशर हो या फिर गड्ढा में और पानी भर जाए, तब गड्ढा का पानी बहने लग जाएगा, या फिर वाटर पंप सेट के साथ उसको खींच के फेंकने का काम करे। यानी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना है तभी पानी बहेगा। इसी तरह शायद विद्युत धारा भी ऐसे ही बहती है, ठीक है ना। जैसे जनरेटर का एग्जांपल दिए है ना, आर्मेचर में कॉइल रहता है, इलेक्ट्रॉन्स का हब, तो उसको भी खींच के, वो भी स्थिर रहता है तो उसको भी खींच के फेंकने का काम, ठीक है ना। तो विद्युत धारा भी एक सरलता मार्ग चुनती है, हमेशा उच्चतम से निम्नतम की ओर बहती है। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, विद्युत धारा कैसे बहती है, उच्चतम से निम्नतम की ओर, निम्नतम से उच्चतम की ओर, समान दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, उच्चतम से निम्नतम की ओर, ठीक है, ये हो जाएगा। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं और फिर से बता रहे हैं।
विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। काफ़ी डिफरेंस हम पहले की वीडियो में भी हम बता चुके हैं, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आए तो फिर इस वे से भी समझ लीजिए, ठीक ना। चूँकि धारा पढ़ा रहे हैं तो उसी में धारा के प्रकार आ गया, तो विद्युत धारा के प्रकार भी इसी में बताना जरूरी है, ठीक है ना। और इसके बीच का अंतर जो है सो पिछले वीडियो में जाके देख लेना है, ठीक ना। अंतर काफ़ी अच्छे से बताया है, लगभग 30 के अंतर डिफरेंस बताया है, जिसमें बताया है, कुछ हिंट्स दे देते हैं। धारा दिष्ट धारा में भी करंट और वोल्टेज होती है, और प्रत्यावर्ती धारा में भी करंट और वोल्टेज होती है, और करंट और वोल्टेज का डिफरेंस भी काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं। तो एक वोल्टेज जो होता है सो फोर्स होता है, यानी ईएमएफ, विभव, विभवांतर, इससे पहले बताए हैं, ठीक ना। फोर्स एक तरह से होती है इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह करने के लिए लगा बल, ठीक ना। और एक धारा होती है जो एक जगह से दूसरे जगह तय करना, मतलब मूव होना, ठीक ना, तो वो होती है धारा। तो वही विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो उसमें भी दो तरह का, दोनों में दो होती है, करंट और वोल्टेज। तो एसी में जो करंट होती है उसको एसी करंट, डीसी में जो करंट होती है उसे डीसी करंट। एसी में जो वोल्टेज होती है उसे एसी वोल्टेज कहते हैं, डीसी में जो वोल्टेज होती है उसको डीसी वोल्टेज कहते हैं। एसी करंट को का सिंबल जो होता है, एसी करंट का सिंबल ए दे क्या ऊपर साइनसॉइडल या नीचे साइनसॉइडल का सिंबल रहता है, और डीसी करंट का सिंबल ए दे के कांस्टेंट लाइन होता है। चूँकि क्या होता है डीसी करंट में ये जो ग्राफ बनती है कांस्टेंट बनती है, और एसी जो आगे हम बताएंगे उसका साइनसॉइडल बनती है, इसी वजह से साइनसॉइडल का सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ डिफरेंस हम कुछ इसमें बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो दिष्ट धारा क्या होता है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण और दिशा नियत रहे उसको दिष्ट धारा कहते हैं। परिमाण क्या हो गया, ये जो कांस्टेंट है ये परिमाण हो गया, और दिशा जो है सो ये पॉजिटिव में ही है। तो ये निगेटिव, नीचे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, तो वाई एक्सिस पे ये ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, तो ये भाग यहाँ से ऊपर प्लस, तो क्या ये नीचे माइनस में जा रही है, नहीं ना जा रही है, डीसी कभी जा ही नहीं सकती है। तो क्या होगा, ये इसका दिशा एक ही दिशा है, और जो प्योर डीसी है वो उसका दिशा एकदम कांस्टेंट होती है, नियत होती है। जो पल्सेटिंग डीसी होगी उसका दिशा यहाँ से लेके यहाँ नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक आ सकता, फिर ऊपर जा सकता, नीचे यहाँ लाइन से नीचे नहीं आएगा। डीसी चाहे प्योर हो इम्प्योर हो, इस लाइन से नीचे नहीं आ सकता है। इसमें अगर मैग्नीट्यूड वेरिएशन करे तो फिर वही पल्सेटिंग डीसी होता है, जो पहले के वीडियो में बता चुके हैं। तो वो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, करेगा, कर नहीं सकता, करेगा। डायरेक्शन जो है सो एक ही दिशा होगा, नियत नहीं रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन वो एक ही दिशा में रहेगा, इसी में, नीचे नहीं आएगा, ठीक ना। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। ये जो दिष्ट धारा है सेल, बैटरी, जनरेटर इत्यादि से प्राप्त की जाती है, ठीक ना, जनरेटर से भी प्राप्त की जाती है दिष्ट धारा। डीसी में करंट की दिशा ऑलवेज टाइम माइनस से प्लस की ओर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है ना। अब दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, आर्क वेल्डिंग में होता है, बैटरी चार्जिंग में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्रचालन में इत्यादि में किया जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, इसी को एसी बोलते हैं। तो ऐसी विद्युत धारा, इसमें क्या है, परिमाण और दिशा दोनों वेरी कर रहा है। दिशा क्या है, एक बार पॉजिटिव में तो एक बार निगेटिव में आ रहा है ना। डीसी करंट नीचे नहीं आएगा, इस तरह का सिंबल होगा, सिग्नल होगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा, उसका दिशा एक ही दिशा होगी। अगर दिशा कांस्टेंट है तो वो प्योर डीसी है, अगर दिशा कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, लेकिन वो दिशा परिवर्तित नहीं होगा,
तो पल्सेटिंग डीसी हो गया। अगर परिवर्तित हो गया तो वो डीसी कोई भी डीसी नहीं रहा, तब फिर वो एसी हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी वेरी हो रहा है और दिशा भी परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यहाँ से एक साइकिल पाई होता है, दूसरा साइकिल 2 पाई होता है, ठीक है ना। और इसका पाई बाय 2, पाई का मान होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री हाफ साइकिल और यहाँ पे 360 डिग्री फुल साइकिल होता है ना। फुल साइकिल 360 डिग्री फुल साइकिल हो जाता है। 360 डिग्री जीरो से स्टार्ट हुआ और रोटेट 360 डिग्री का क्या मतलब होता है, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक आए तो 90 डिग्री और यही यहाँ तक आए तो 180 डिग्री, यहाँ तक आए तो 270 डिग्री और यहाँ तक आए तो 360 डिग्री होता है ना। तो इसको बोलते हैं पाई बाय 2, इसको बोलते हैं पाई, इसको 2 पाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी 360 डिग्री पे एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यही हम बताए थे कि यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, 1 साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ 1 साइकिल में कितना बार जीरो वोल्टेज हो रहा है, 1 2 3, पहले की भी वीडियो में हम बताए हैं। तो 3 बार ये जीरो वोल्टेज हो रही है। तो यानी जब हमारे शरीर से एसी करंट प्रवाहित होती है तो कितना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 से 60 हर्ट्ज यहाँ लिखा दिए हैं। एसी का आवृत्ति 50 से 60 हर्ट्ज होती है। अपने भारत में 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो 1/, फ्रीक्वेंसी होता है यानी 1/50, उसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.02 सेकेंड होगा, ठीक है। तो यानी 0.02 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो एक साइकिल 0.02 सेकेंड में 3 बार छूटने की चांसेस होती है। और किसी को भी करंट लगा है ना तो 0.02 या 0.4 या 0.10 तक लगा है, 1 सेकेंड किसी को लगा ही नहीं है। 1 सेकेंड तक जिसको लग गया वो अपना अनुभव शेयर करने के लायक भी नहीं रहा होगा, है ना। 1 सेकेंड तक नहीं लगता है, जैसे टच हुआ झनका दिया शरीर को और बस वो छूटना ही है। तो इस वजह से एसी करंट ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है क्योंकि उसमें बचने की चांसेस रहती है 0.02 सेकेंड में। और डीसी करंट जो कांस्टेंट होती है उससे अगर धारा का प्रवाह शरीर से होना चालू हो जाए तो उसमें बचने की कोई चांसेस नहीं है। तो फिर कहेंगे कि डीसी करंट लगता कहाँ है झटका, तो हम लोग 24 वोल्टेज मैक्सिमम यूज करते हैं, 12 से 24 वोल्टेज, है कि ना। डीसी करंट हम 230 वोल्टेज पे यूज अगर जिस दिन करेंगे और अगर वो 230 वोल्ट हमारे शरीर से धारा का प्रवाह होने लगे तो दोबारा इसका अनुभव हम लोग शेयर करने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है। यही एडिसन और टेस्ला के बीच यही वार चल रहा था। तो एडिसन तो कंपनी थे, बड़े कंपनी, और उसमें एक स्टाफ थे, कर्मचारी थे टेस्ला, ठीक है ना। लेकिन टेस्ला अच्छा खोज किए एसी करंट का, जिसके वजह से आज इतना बड़े बड़े शहरों तक ट्रांसमिशन जा रहे हैं। नहीं तो एक शहर में बिजली उत्पन्न हुआ और एक शहर तक ही रह जाता था। लेकिन टेस्ला बहुत कुछ किए हैं जी, है ना। जब एसी जब प्लस 230 वोल्ट होता है तब करंट की दिशा फेज से न्यूट्रल होती है, और जब माइनस 230 वोल्ट होता है तब करंट की दिशा न्यूट्रल से फेज की ओर होती है। जैसा कि हम ट्रांसमिशन डिफरेंस बिटवीन फेज न्यूट्रल अर्थ वीडियो वाले में जाना है, प्लेलिस्ट में चले जाए, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें सर्च करें डिफरेंस बिटवीन ये फेज न्यूट्रल और अर्थ, उसमें ट्रांसमिशन भी पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो उसमें ये चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कब प्लस 230 होता है, कब माइनस 230 होता है, ठीक है ना। इसका उपयोग जो होता है घरेलू उपयोग में होता है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन,
हमारे घर में जो भी ट्यूबलाइट जल रही है या फिर जो भी यूज कर रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, सब एसी करंट पे चलती है, ठीक ना। और इसे डीसी भी डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंतर्गत आती है। टीवी वगैरह चलाना डीसी पे चलती है, एलईडी टीवी चलती है, मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हैं डीसी करंट पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक इंडस्ट्रियल फील्ड में, उसमें तो एकदम बिल्कुल एसी का ही उपयोग किया जाता है। रेलवे का इंजन जो है सो डीसी करंट पे काम करती है, ठीक है ना। प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करने में, प्रकाश जिससे उत्सर्जित करते हैं, ट्यूबलाइट हो चाहे 100 वाट का बल्ब जो होता है वो हो, ऊष्मा, हीटर, इंडक्शन, उसमें एसी करंट, ठंडक एसी, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा जो भी मैकेनिकल एनर्जी देती है, जैसे मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है तो मोटर राउंड कर घूमने लगता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो इस सब उपकरण में एसी करंट का उपयोग किया जाता है। लास्ट में कुछ होमवर्क दे रहे हैं। अगले वीडियो देखने से पहले ये होमवर्क बना लेना है, नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक है ना। तो होमवर्क है क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश होता है, क्या आवेश होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, कितना आवेश होता है? -1.602 10⁻⁻19 कूलम, -1.8 × 10⁻⁻19 कूलम, या फिर -1.22 × 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिपथ यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स है या आवेश को धक्का मारती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, धारा कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ये भी यूपीपीसीएल 2019 शिफ्ट फर्स्ट और सेकेंड 2 शिफ्ट में हुआ था यूपीपीसीएल, उसी में आया हुआ टोटल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। इसलिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है सो कॉमन चैप्टर है हर ट्रेड के लिए, तो हर ट्रेड से आया है तो इसके इकट्ठे है, ठीक है ना। बिजली की गति क्या है, ठीक, इतने उसके मान हम बताए हुए। बिजली का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है ना। तांबा की परमाणु संख्या क्या है? अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो तांबा का परमाणु संख्या, परमाणु भार याद होगा, ठीक ना। केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे और इसमें तो याद रखना ही है, कॉपर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इस सब का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर क्या होता है और भीगा होने पर क्या होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ही रफली हम किसी वीडियो में क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है ना। और ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 7000 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, 70 से 100 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, या फिर 700 से 1000 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच, या फिर 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है, कूलम कहा जाता है, ओम क्या कहा जाता है? ये अगले वीडियो में देखने से पहले ये होमवर्क बना लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।